प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने पिछली क्लास को इतना प्यार दिया उसके लिए। देखिए साथियों, हम खिलजी वंश कंप्लीट कर चुके थे मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर, ठीक है। और अगला वंश तुगलक वंश के बारे में हम चर्चा करने वाले थे, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको टॉपिक दिलवाया था। और सबसे जरूरी बात आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं, जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं वो विद्यार्थी चिंता ना करें, आप लोगों के लिए भी बैच प्रारंभ किया जाएगा 1 जनवरी से। महिंद्रा आईएएस एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है आपका, उसके ऊपर हर वर्ष यानी कि नए वर्ष को 1 जनवरी को बैच प्रारंभ किया जाता है। पिछले साल भी बैच प्रारंभ किया गया था और उससे पहले भी एक बैच प्रारंभ किया गया था, तो ये लगातार बैच चलते आ रहे हैं। तो 1 जनवरी से आपका बैच प्रारंभ होगा। ज्यादा दिन का समय नहीं है आपके पास में, थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा सब्र रखें आप लोग। और साथ ही में अगर जिन विद्यार्थियों को एनसीईआरटी बुक कंप्लीट नहीं है और यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर ले। आपके लिए एक बैच भी रखा गया है, महिंद्रा आईएएस एकेडमी से आप संपर्क करें और वहां से आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात 1 जनवरी से आपका प्रॉपर प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए बैच प्रारंभ होता है, जो कि 2 साल तक चलता है। कितने साल तक चलता है बेटा? 2 साल तक चलता है, वो नाम मात्र फीस के अंदर चलता है, ठीक है। तो सबसे पहला अनुरोध आप लोगों से यही करूंगा कि सभी विद्यार्थियों तक इस क्लास को आप शेयर करें और अन्य साथियों को भी जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा परिवार, एक बहुत अच्छी संस्थान आपके साथ जुड़ रही है। यह आपका सौभाग्य होगा और ये मेरा भी सौभाग्य होगा कि आप जैसे साथी और आप जैसे विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़कर तैयारी करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। और ये आप लोगों का भी सौभाग्य होगा कि आपके घर बैठे एक ऐसा परिवार, एक ऐसी संस्थान आपके घर आई है, या फिर आपके मोबाइल में आपके साथ और आपके हमेशा आपके साथ रहने वाली एक ऐसी संस्थान आप लोगों के साथ में जुड़ना चाह रही है। तो आप लोग जुड़िएगा और आप ऑफर को स्वीकार करिएगा। 1 जनवरी से आपका प्रॉपर बैच प्रारंभ होगा प्री और मेंस का। तो आप लोग जो है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमारी संस्था को, और उसी के साथ में आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के पास में होंगे। अगर नहीं है तो वो एक बार सभी विद्यार्थियों को मैं कॉन्टेक्ट नंबर दोबारा बता देता हूं। 9828228255 नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये महिंद्रा आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप कहीं से भी नंबर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी भावना में क्या कहना चाह रहा हूं, कि एक बार आप सभी को शेयर कर देना है आपके सभी साथियों के साथ में, आपके ग्रुप्स जो है उनके साथ में, आपके जो व्हाट्सएप पर जो आप स्टेटस लगाते हैं वहां पर भी आपको शेयर करना है लिंक, और साथ ही में आपके फेसबुक पर भी आप लोगों को शेयर करना है, ताकि आपके साथियों को भी आपके साथ में जुड़ने में हेल्प मिले, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में और तुगलक वंश को समाप्त करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप लोग टॉपिक डाल लीजिएगा तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बेटा? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। किस वंश के बारे में पढ़ेंगे? तुगलक वंश के बारे में। देखिए बेटा, तुगलक वंश का प्रारंभ कहां से होता है? तो 1220 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश रहता है। कहां तक रहता है बेटा? 1220 से प्रारंभ होता है और 1414 तक जो है कौन सा वंश रहता है बेटा? तुगलक वंश रहता है आपका। सॉरी, 1320 से, ठीक है। 1320 से प्रारंभ होता है और 1414 तक ये तुगलक वंश रहता है, ठीक है। इससे पहले कौन सा वंश था? इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो खिलजी वंश के बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो खिलजी वंश कहां तक रहा था? 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश रहा था, ठीक है। और अंतिम शासक के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि गयासुद्दीन तुगलक जो था, ठीक है, तो वो मुबारक शाह खिलजी जो कि 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करता है। और मुबारक शाह खिलजी के बाद में इसका एक अंतिम शासक होता है जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसका नाम था गाजी मलिक, ठीक है। मुबारक खिलजी की हत्या गाजी मलिक ने की थी, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। और गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी बेटा। किस वंश की स्थापना की थी? थोड़ा सा एक बार दोबारा चलिएगा, आप लोग थोड़ा सा पिछली क्लास में चलते हैं एक बार, तो आप लोगों को वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे और खिलजी वंश के अंदर जो है हम पढ़ रहे थे, यानी कि मुकबर शाह खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि 1316 में शासक बनता है और 1320 तक शासक करता है। तो बेटा देखिएगा, लास्ट में क्या होता है कि गाजी मलिक जो था, गाजी मलिक का वास्तविक नाम जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था बेटा। क्या नाम था? गाजी मलिक का वास्तविक नाम था, गाजी मलिक तो इसका वास्तविक नाम है, और इसका नाम जो था वो तुगलक था, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसने लास्ट में जो आकर है मुबारक शाह खिलजी जो था उसकी हत्या कर देता है 1320 में।
और उसकी हत्या करने के पश्चात ये खुद शासक बन जाता है और ये खुद शासक बनकर क्या करता है, तुगलक वंश की नींव रख देता है 1320 के अंदर। ठीक है, तो अब लिखिएगा आप, सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था बेटा ग्यारसुद्दीन तुगलक। क्या नाम था बेटा? ग्यारसुद्दीन तुगलक। तो ग्यारसुद्दीन तुगलक के बारे में लिखिएगा, सबसे पहले टॉपिक डालिए ग्यारसुद्दीन तुगलक। तो ग्यारसुद्दीन तुगलक जो है इस वंश का पहला शासक होता है और साथ ही में संस्थापक होता है। तो ये 1320 से लेकर 1325 तक शासन करता है बेटा। कहां तक? मात्र 5 वर्षीय शासन करता है। कितने वर्ष बेटा? 5 वर्षीय शासन करता है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर आप पाप करोगे तो पाप ही आपको मिलेगा। तो इन्होंने हत्या करके शासक बना था, तो फिर इसकी भी हत्या होनी जरूरी थी। ठीक है, तो जैसी कर ली वैसी भर ली, यहां पर स्वाभाविक है भारत देश की माटी पर, भारत देश की धरती पर, तो ये बात सत्य है। तो लिखिएगा आप लोग, अब थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिएगा और साथ साथ नोट्स बनाइए बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक रिवाइज करेंगे एक बार दोबारा, तो फिर उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। लिखिएगा, तुगलक वंश की स्थापना 8 सितंबर 1320 को हुई। तुगलक वंश की स्थापना 8 सितंबर 1320 को हुई। तुगलक वंश की स्थापना 8 सितंबर 1320 को हुई। इस वंश का संस्थापक, इस वंश का वास्तविक संस्थापक ग्यारसुद्दीन तुगलक था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक ग्यारसुद्दीन तुगलक था। ग्यारसुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी मलिक था। क्या नाम था बेटा? गाजी मलिक। वास्तविक नाम गाजी मलिक था तथा तुगलक गाजी के नाम से भी इसको जाना जाता था। तुगलक गाजी तथा गाजी मलिक के नाम से इसको जाना जाता था। इसका वास्तविक मूल नाम था ये बचपन का, और उसके बाद में ये शासक बनने से पहले जो है ग्यारसुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, तो बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है गाजी मलिक, और तुगलक गाजी के नाम से इसको जाना जाता था। आगे लिखिएगा, ग्यारसुद्दीन तुगलक ने 29 बार 29 बार मुगलों को आक्रमण करने से भारत पर मुगलों को आक्रमण करने से रोका था। कितनी बार बेटा? 29 बार जो है मुगलों को इसने भारत के ऊपर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, आगे लिखिएगा, दिल्ली के समीप अफगानीपुर में, दिल्ली के समीप एक अफगानीपुर एक नाम गांव है। दिल्ली के समीप अफगानीपुर में लकड़ी से निर्मित एक दरवाजा यानी कि एक महल था। इसकी कहानी भी मैं बताऊंगा, पहले आप लिख लो। लकड़ी से निर्मित स्वागत महल के धराशायी होने की वजह से ग्यारसुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ग्यारसुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अफगानीपुर में लकड़ी का महल ग्यारसुद्दीन तुगलक के पुत्र जोना खां ने बनवाया था। किसने बनवाया था बेटा? जोना खां ने बनवाया था। इसके बाद में लिखिएगा मोहम्मद बानी तुगलक। इसके बाद में अगला शासक बेटा इसका होता है, जिसका नाम क्या होता है? मोहम्मद बानी तुगलक है। और ये मोहम्मद बानी तुगलक कौन है अभी आपको मैं बताता हूं। तो अगला शासक का नाम लिखिएगा, उससे पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा और उसमें आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो मोहम्मद बानी तुगलक अगला शासक है आपका, मोहम्मद बानी तुगलक। देखिएगा, मोहम्मद बानी तुगलक, कहानी सुन रहे थे हम ग्यारसुद्दीन तुगलक की। ग्यारसुद्दीन तुगलक ने क्या किया बेटा? मुबारक शाह खिलजी को 1320 में हत्या कर दी। 1320 में हत्या करने के पश्चात दिल्ली का शासक जो है ग्यारसुद्दीन तुगलक बन गया।
गयासुद्दीन तुगलक बनने से पहले क्या करता है, 8 सितंबर 1320 को जो है किस वंश की स्थापना कर देता है, तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, स्थापना करने के पश्चात ये स्वयं राजा बन जाता है। स्वयं शासक बनने के पश्चात यानी कि इसके यानी कि बचपन के नामों की अगर अपन बात करें तो गाजी मलिक के नाम से भी इसको जाना जाता था और तुगलक गाजी के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, तो इन नामों से इसको जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक के काम ये थे, 29 बार इन्होंने मुगल जो शासक थे उनको वो बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे और अंतिम समय में वो जो है लास्ट समय में भारत पर आक्रमण कर देते हैं। यानी कि मुगल जो है बाबर जब आता है भारत ना, तो उन मुगलों की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे वो किस प्रकार से भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये बंदा एक ऐसा बंदा था जिसने 29 बार जो है आक्रमण करने से विफल कर दिया, उन लोगों को 29 बार हरा दिया इसने, देख लो 29 बार उनकी हर रणनीति को इसने विफल कर दिया, तो भारत पर आक्रमण नहीं होने दिया मुगलों का। ठीक है, दूसरी बात, इसके पुत्र था जिसका नाम था जोन खां, और जोना खां की बात करें तो जोना खां जो था उसने अपने पिता को खुश करने के लिए या अपने पिता की राजगद्दी छीनने के लिए पास ही में दिल्ली के समीप अफगानीपुर एक गांव है जिसके अंदर जो है एक लकड़ी का महल बनवाया था। किसका महल बनवाया था बेटा, लकड़ी का महल बनवाया था। और लकड़ी का महल देखने के लिए कौन गया था, देखने के लिए गयासुद्दीन तुगलक वहां पर गया था। तो जो स्वागत जो कक्ष था जिसके अंदर जाते ही वो महल क्या हो गया, धराशायी हो गया। तो ये एक तरीके से चाल थी उसकी, जोना खां की, क्योंकि उसको शासक बनना था, अपने पिताजी को ऊपर और पहुंचाना और ठिकाने लगाना उसको कर्तव्य था और उसको मानना था ये बात कि उसको ठिकाने लगाना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसी करनी तो वैसी वरनी, क्योंकि इसने भी तो यही किया था, इसने भी तो हत्या ही की थी ना। ठीक है, तो हत्या कर ये भी शासक बना था और इसकी हत्या ना कर यानी कि इसके पुत्र ने अपने ऊपर हत्या का आरोप ना लगवाकर महल की धराशायी, यानी कि इतिहास में आज हम पढ़ते कि उसने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, तो मोहम्मद बानी तुगलक जो जिसको जोन खां के नाम से भी बताऊंगा आपको, इसकी स्टोरी अलग थी। तो जोन खां जो था उसने अपने हाथ गंदे नहीं किए, ना ही अपना नाम बदनाम किया, और उसने क्या कर दिया, उस लकड़ी महल में बुलाया अपने पिता को और धराशायी हो गया। इसके कारण पिताजी निपट गए। ठीक है, पिताजी निपटने के बाद में जोना खां शासक बनता है और जोना खां का नाम था बेटा, जोना खां इसका वास्तविक मूल नाम था और इसी व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बानी तुगलक। मोहम्मद बानी तुगलक था इसका पूरा नाम और इसका बचपन का नाम, वास्तविक नाम जोना खां था बेटा। ठीक है, चलो अब लिखो आप लोग। मोहम्मद बानी तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बानी तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। लिखिएगा, मोहम्मद बानी तुगलक का वास्तविक नाम, मोहम्मद बानी तुगलक का वास्तविक नाम जोना खां था। क्या नाम था बेटा, जोना खां था। मोहम्मद बानी तुगलक दिल्ली की राजगद्दी पर, मोहम्मद बानी तुगलक दिल्ली की राजगद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठा था। दिल्ली की राजगद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठा था। मोहम्मद बानी तुगलक के गुरु या शिक्षक, जिसको आप बोलते हैं, गुरु लिख लो या शिक्षक लिख लो, आप जो भी लिखना चाहो, गुरु मौलाना गयासुद्दीन था। मौलाना गयासुद्दीन था। मौलाना गयासुद्दीन था, इसका पिता नहीं, मौलाना गयासुद्दीन था, यानी कि मस्जिद में काम करने वाला मौलाना था, वो इसका गुरु था। मोहम्मद बानी तुगलक ने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के पश्चात, मोहम्मद बानी तुगलक ने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अपने साम्राज्य को 23 प्रांतों में बांट दिया। अपने साम्राज्य को 23 प्रांतों में बांट दिया। तेईस प्रांतों में बांट दिया और उसके पश्चात
अलग अलग विभागों की स्थापना की और उसके पश्चात शासन संभालने के लिए अलग अलग विभागों की स्थापना की। दीवाने एक कोही विभाग, दीवाने एक कोही विभाग यानी कि कृषि विभाग जिसको कहते हैं आप लोग, तो लिख लीजिएगा, दीवाने एक कोही विभाग की स्थापना की जो कि कृषि विकास कार्य करता था। दीवाने एक कोही विभाग यानी कि कृषि विभाग जिसको कृषि विकास डेवलप विभाग जो था कृषि के अंदर डेवलप करता था। यानी कि कहने का मतलब ये था कि इसके मोहम्मद बानी तुगलक की रणनीति यही थी शुरुआत से ही। बड़ा समझदार शासक था ये वैसे अगर कहे तो, क्योंकि जॉन खा इसका वास्तविक नाम था। पिता की मृत्यु करने के पश्चात पिता को निपटा कर ये शासक बना था, तो इसकी बड़ी चाल थी और चाल के साथ में समझदार भी था। इसका शिक्षक मौलाना ग्यारसीद्दीन था और उस शिक्षक ने इसको अच्छी शिक्षा दी थी, इसलिए इसको हर सेक्टर की जानकारी भी थी। तो इसने सबसे पहले जैसे ही दिल्ली पर बैठा उसके बाद में इसने 23 प्रांतों में अपने शासन को बदल दिया और उसके बाद में इसने एक अच्छा यानी कि क्योंकि उस समय सबसे अच्छा स्रोत था इनकम का वो था कृषि, और इसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले एक विभाग बनाया और उस विभाग का नाम दीवाने कोही विभाग के नाम से जाना जाता था, जिसको कृषि विकास विभाग भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में इसने राजधानी बदली और राजधानी इसने दिल्ली से देवगिरी कर दिया। लिखिएगा आगे, इन्होंने राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से देवगिरी कर दी तथा देवगिरी कर दी तथा 1335 में इसने कुछ गलत भी काम किए हैं। 1335 में उसका नाम दौलताबाद रख दिया। 1335 में देवगिरी राजधानी का नाम दौलताबाद रख दिया गया। दौलताबाद रख दिया गया 1335 में। लिखिएगा, लेकिन कुछ समय पश्चात 1335 में दौलताबाद से राजधानी वापस दिल्ली लाई गई। दौलताबाद से राजधानी वापस दिल्ली आ गई। कहां आ गई बेटा? दिल्ली आ गई। मोहम्मद बानी तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद बानी तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। आगे लिखिएगा, मोहम्मद बानी के समय में इब्न बतूत नामक लेखक 1333 में भारत आया था। इब्न बतूत नामक प्रसिद्ध लेखक 1333 में भारत आया था। इब्न बतूत ने मोहम्मद बानी तुगलक के दरबार में किताबे उल रहाल नामक ग्रंथ लिखा था। इसके बाद में लिखिएगा इसके कास्ट क्वालिटी। लिखिएगा, मोहम्मद बानी तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बानी तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो कि हिंदू धर्मों को मानता था और खास तौर पर होली के त्योहार पर हिंदुओं के साथ शामिल होकर त्योहार का आनंद लेता था। और खास तौर पे होली का त्योहार का
आनंद लेता था। इसके बाद में लिखिएगा, प्रसिद्ध इतिहासकार बरनी के अनुसार, प्रसिद्ध इतिहासकार बरनी के अनुसार मोहम्मद बानी तुगलक ने मुख्य 5 योजनाएं प्रारंभ की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार बरनी के अनुसार मोहम्मद बानी तुगलक ने प्रमुख 5 योजनाएं प्रारंभ की थी। पहली परियोजना कौन सी थी बेटा? लिखिएगा, 2 आबा मुद्रा जारी करना। 2 आबा मुद्रा जारी करना। 2 आबा मुद्रा जारी करना पहली परियोजना थी। 2 आबा मुद्रा प्रारंभ करना। 2 नंबर लगा के लिखिएगा, देवगिरी को राजधानी बनाना, तथा दूसरी योजना थी बेटा इसकी, देवगिरी को राजधानी बनाना, तथा तीसरी योजना थी इसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या सांकेतिक मुद्रा का जारी करना। तथा चौथा अभियान था इसका, चौथी योजना थी इसकी खुरासान पर आक्रमण करना, तथा चौथी योजना थी इसकी खुरासान पर आक्रमण करना, तथा लास्ट और अंतिम 5वीं योजना थी इसकी कराची की ओर अभियान चलाना। कराची की ओर अभियान चलाना। क्या था बेटा? अभियान चलाना। इसके बाद में लास्ट में लिखिएगा इसके बारे में, भट्टा के निकट 20 मार्च भट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बानी तुगलक की मृत्यु हो गई। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बानी तुगलक की मृत्यु हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई इसकी। इसके बाद में लिखिएगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो लिखिएगा, राजमंद्री, एक राजमंद्री अभिलेख है बेटा। राजमंद्री अभिलेख में जोना खां यानी कि मोहम्मद बानी तुगलक को उलग खां के नाम से भी संबोधित किया गया था। उलग खां किस नाम से बेटा? उलग खां। ध्यान रखना, यह भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, मुझे याद आ गया, मैंने लास्ट में लिखवा दिया। उलग खां के नाम से भी संबोधित किया गया है, तथा राजमंदिरी ग्रंथ में इसको एक उपाधि भी दी गई है। पहला तो इसका उलगा खां के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जोन खां को, और इसके बाद में दुनिया का खान भी इसको कहा जाता था। तो दुनिया का खान भी कहलाने वाला शासक था, ये दुनिया का खान भी कहा गया है। तथा राजमंदिरी अभिलेख में इसे दुनिया का खान भी कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? इसको दुनिया का खान भी कहा गया है। ठीक है, चलिएगा, यहां तक लिख लिया। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं। अब लिखिएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फिर उसके बाद में पहले एक टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में टॉपिक डाल लीजिए, उसके बाद में इसकी कहानी समझाता हूं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक शासक रहा था बेटा। ये 1381 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासक रहा था बेटा ये। ठीक है, चलो
एक बार मोहम्मद गानी तुगलक की दोबारा दास्तान सुनाता हूं आपको। बड़ी प्यारी दास्तान है। वैसे वर्क ऑफ सेशन के तहत आप लोग वर्क ऑफ सेशन जो अपन करेंगे उसको कभी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको मुंह जुबानी याद करवा दूंगा मैं। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सुनना है मेरे को ना। मैं जो भी आपको बोलूंगा वो आपको सुनना पड़ेगा, और कहानी के टाइप से मैं आपको पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास याद करवा दूंगा, ठीक है। उसमें वर्क ऑफ सेशन की सीरीज हम जारी करेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे ही समय मिलता है मुझे, मैं शूट करता जाऊंगा और उसके बाद आप लोगों से मिलते रहेंगे। अब जानते हैं अपन तुगलक वंश के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक पहला शासक बना, 5 वर्ष शासन किया, 1325 में निपट गया। अपने बेटे ने निपटा दिया, लकड़ी का महल दिखाने के खातिर ही निपट गया वो तो बेचारा, ठीक है। उसकी भी कहानी रही है, उसकी दास्तान यही रही है कि 39 बार मुगलों को आक्रमण नहीं करने दिया था भारत पे, इतना उसका एहसान रहा, ये मानो। उसका एहसान चुकाने आया मोहम्मद वानी तुगलक, उसका पुत्र जोना खा। जोना खा क्या करता है कि जोना खा जैसे ही दिल्ली पर शासक बनता है, 1325 ईस्वी में शासक बना, अपने जो दिल्ली थी या फिर अपना जो शासक था, अपना साम्राज्य था, उसको सबसे पहले आते ही 23 प्रांतों में बांट दिया। और सबसे ज्यादा इकोनॉमी का जरिया जहां से निकलता था, पैसा जहां से मिलता था, कर जहां से मिलता था, वो था कृषि। और कृषि विभाग के लिए उसने क्या कर दिया, दीवाने एक कोही विभाग के नाम से विभाग की स्थापना कर दी। उसके बाद में दूसरा काम उसने यही किया, राजधानी परिवर्तन कर दी। राजधानी परिवर्तन कर दी उसने बेटा। उसके बाद में राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया, और देवगिरी का नाम उसने दौलताबाद कर दिया 1335 में। ये गलत काम कर दिया उसने। क्या कर दिया? गलत काम कर दिया, ठीक है। तो देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया 1335 के अंदर। चलिएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया इसने, और एक प्रसिद्ध व्यक्ति इसके समय में भारत आया, उसका नाम था इब्न बतूत नामक व्यक्ति था प्रसिद्ध, जो कि 1333 में भारत आया, वो इसके समय में आया था। और उसने किताबे उल रहल के नाम से एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा, और ये दुनिया का, ये भारत का, या दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो कि हिंदू धर्म को मानता था बेटा। बहुत अच्छा काम था ये, क्योंकि एक शासक को बराबर देखना चाहिए। एक शिक्षक और एक शासक का कर्तव्य इतना ही होता है कि वो सभी व्यक्तियों को बराबर देखे। जातिवाद, महिला पुरुष, लिंग भेद या किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं निकालनी, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये एक शिक्षक का और साथ ही में एक राजा या फिर एक सरकार का दायित्व होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप काफी लंबे समय तक टिक पाओगे। अगर मेरी बात करूं, अगर मैं जातिवाद करूंगा, धर्मवाद करूंगा, तो फिर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाऊंगा। कुछ समय के लिए तो भले ही टिक जाऊंगा, एक जाति का पक्ष लूंगा या फिर एक धर्म का पक्ष लूंगा, तो भले ही कुछ समय के लिए टिक जाऊंगा, लेकिन कुछ समय पश्चात में खत्म हो जाऊंगा। तो शिक्षक के लिए सब बराबर होता है, और एजुकेटेड व्यक्ति के मन में वही चीजें होती है। तो इस व्यक्ति भी, ये व्यक्ति का गुरु था। इस व्यक्ति का गुरु का नाम था मौलाना गियासुद्दीन। मौलाना गियासुद्दीन एक शिक्षक के रूप में इसने शिक्षा दी, और उसी के पश्चात इसने शिक्षा ली, तो शिक्षित व्यक्ति था। इस कारण से हिंदू धर्म को भी बराबर मानता था, मुस्लिम धर्म को भी बराबर मानता था। भाई साहब, इस बंदे की खास विशेषता थी। भाई साहब ने क्या कर दिया, इतिहासकार, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं वर्णी, और वर्णी के द्वारा बताया गया है कि इसने 5 योजनाएं चलाई थी भाई साहब। पहली परियोजना चलाई सर इसने, जिसका नाम था 2 आबा मुद्रा संचालित किया इसने। देवगिरी को राजधानी परिवर्तन कर दिया इसने। उसके बाद में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने। इसके बाद में खुरासन पर आक्रमण कर दिया बेटा इसने। उसके बाद में कराची की तरफ भी इसने क्या कर दिया, अभियान प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? कराची की तरफ भी इसने अभियान प्रारंभ कर दिया। तो ये काम इसने मुख्य 5 किए। इसके बाद में भट्टा के पास में इसकी 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद में फिरोज तुगलक शाह शासक बनते हैं। इसको दुनिया के खान के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का खान कहते हैं इसको। उलग खां के नाम से भी इसको ही जाना जाता है, जोन खां के नाम से भी इसको ही जाना जाता है, और किसके नाम से? मोहम्मद वानी तुगलक के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो बेटा इसके नाम मत भूल जाना आप लोग, ठीक है। चलिएगा, तो उलगा खां का नाम आ जाए तो कहीं पर कंफ्यूज मत होइएगा। साधारण जो सिंपल एग्जाम्स होते हैं उनमें कभी कभी दुनिया का खान पूछा जाता है, तो ध्यान रखना मोहम्मद वानी तुगलक या फिर जोना खां या फिर उलगक खां, तीनों में से एक ऑप्शन में होगा तो टिक लगा देना बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है 1351 के अंदर, और ये रहता है 1388 तक। अब इसकी कहानी सुनते हैं। पहले इसके बारे में लिखो, फिर इसके बारे में कहानी सुनाते हैं आपको। लिखिएगा, आनंद तो आ रहा है ना आप लोगों को? कमेंट करके बताइएगा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। आनंद नहीं आ रहा तो छोड़ के चले जाइए, कोई बात नहीं है। क्योंकि जहां तक शिक्षा का सवाल है, मेरे दिमाग में जहां तक है, एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई का मजा तब तक नहीं आता जब तक शिक्षक अच्छे से पढ़ाता नहीं है।
अगर सामने वाले शिक्षक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो क्लास में से उठ के चला जाना, साफ बात मैं कहता हूं, क्लास छोड़ के चले जाना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अपना समय खराब कर रहे हो। इसकी बजाय आप कहीं दूसरी जगह पर समय देंगे तो आपको लाभ होगा। जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्यों पढ़ना है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, कोई भी शिक्षक हो, मैं हूं कोई और हो, बस ये विशेष ध्यान रखना कि कभी अगर समझ में नहीं आए तो क्लास छोड़ देना, वहीं से बंद करो। मन नहीं है पढ़ने का, बंद करो, बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है, और आप खुद समझदार हैं, इसलिए मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा कि आप क्लास में बैठे रहे। क्लास घंटे की भी हो सकती है, 40 मिनट की भी हो सकती है, 45 मिनट की हो सकती है, इसका कोई मैं फिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि क्लास जब शुरू होती है तब ये पता नहीं होता है कि सेकंड से शुरू होती है, लेकिन पता नहीं कितने घंटे मिनटों तक चलती है, इसका मुझे खुद को भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो क्लास में आने से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करके आना पड़ता है, या फिर उसको चालू रखता हूं तो मुझे पता रहता है कि 1-1.5 घंटे के लिए इसको बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी को कोई रिप्लाई नहीं दे पाएंगे शायद, है ना। ठीक है, चलिएगा अब लिखिए फिरोज तुगलक के बारे में लिखिएगा। 1351 में आता है, 1388 तक शासन करता है। लिखिएगा मोहम्मद बानी तुगलक का उत्तराधिकारी 1351 में फिरोज शाह तुगलक बना। अभी तो केवल लिखते चलिए, ये इसका पुत्र था, बेटा था, पोता था, ये कुछ भी अभी कुछ नहीं रखना आपको, ठीक है। वो तो वर्क ऑफ सेशन के अंदर कहानियां जब सुनाएंगे तब बताएंगे आपको कि ये क्या था, क्या नहीं था, कहां से आया था, क्या इसकी प्रेम कथा रही है, क्या इसकी प्रेम कहानियां रही है, सब सुनाएंगे आपको, चिंता मत करो। मोहम्मद बानी तुगलक का उत्तराधिकारी 1351 में फिरोज शाह तुगलक बना। कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। आगे चलो, यह ग्यारसीदीन तुगलक का छोटे भाई रजाब का पुत्र था। किसका पुत्र था? रजाब का। यानी कि मोहम्मद बानी तुगलक का क्या लगा ये? भाई। क्यों लगा भाई? क्योंकि ग्यारसीदीन तुगलक का भाई कौन था? रजाब खां। और रजाब खां का पुत्र का नाम क्या था? फिरोज शाह। और इधर ग्यारसीदीन तुगलक का पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद बानी तुगलक खत्म होने के पश्चात कौन शासक बना? फिरोज शाह। यानी कि क्या बना? इसका भाई। और भाई कैसा? यानी कि चाचा का लड़का। कौन सा? चाचा का लड़का इसका भाई था, वो शासक बनता है बेटा। आगे लिखिएगा, इसका राज्याभिषेक, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक भट्टा में होता है। सबसे पहले राज्याभिषेक भट्टा में होता है। इसका राज्याभिषेक भट्टा में होता है। सबसे पहले राज्याभिषेक अगर पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक का तो कहां पर हुआ था? भट्टा में हुआ था, जहां पर इसकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? किसकी मृत्यु हुई थी? मोहम्मद बानी तुगलक की मृत्यु हुई थी, वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था बेटा। कुछ समय पश्चात ये दिल्ली आ गया। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, एक परिवार में पांचों उंगलियां, एक हाथ में पांचों उंगलियां अक्सर नहीं होती। एक परिवार में 5 व्यक्ति समान नहीं होते। ये बात सत्य है ना? और सत्य इसलिए है, देखो राज्याभिषेक इसका भट्टा में होता है, दिल्ली में आ जाता है। उसके बाद में इसने पहला ही काम क्या किया देखो, लिखिएगा, उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ मंदिर को तुड़वा दिया। उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर को सबसे पहले इसने क्या कर दिया? तुड़वा दिया। इसके बाद में लिखिएगा, तथा कुछ समय पश्चात नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को 1361 में तुड़वा दिया। तथा नगरकोट ज्वालामुखी मंदिर 1361 में उसको भी तुड़वा दिया बेटा इसने। एक काम अच्छा किया इसने, वो लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्ट देकर यानी कि 24 प्रकार के जो कर थे जिनसे लोगों को दुख पहुंचता था, तो 24 कष्ट देकर को समाप्त कर दिया।
समाप्त कर दिया तथा ये 4 प्रकार के कर लिया करता था, तथा ये 4 प्रकार के कर लिया करता था, तथा ये 4 प्रकार के कर लिया करते थे। आप कौन कौन से कर लेते थे देखो। पहला करता है इसका खराज कर, पहला करता खराज कर। कौन सा कर बेटा? खराज कर। दूसरा था इसका खुमसू कर, दूसरा कर था खुमसू कर, तथा तीसरा कर था जजिया कर। तीसरा कर लेता था बेटा ये जजिया कर, और चौथा कर लेता था जाकत कर। चौथा कर का नाम क्या था? जाकत कर था। तीसरे कर का नाम जजिया कर था, दूसरे कर का नाम खुरमस कर था, और पहला कर था जिसका नाम था खराज कर के नाम से जाना जाता था। चलिएगा इसके बाद में लिखिएगा, इसके जीवन काल में या इसके शासन काल में इसने 5 नहरों का निर्माण करवाया। देखिए इसने काम तो अच्छे किए, लेकिन इसने हिंदुओं को विरोधी था, हिंदुओं के मंदिर तुड़वा दिए इसने ना। चलिएगा आप लोग दुश्मनी मत लीजिए इससे, क्योंकि मंदिर तुड़वा दिया तो आप गुस्सा मत होइएगा, लेकिन मुझे पता है सभी को गुस्सा आता होगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं ना, तो यही होता है कि गुस्सा आता है। और जाहिर सी बात है, आज वर्तमान समय की जो सरकार है ना, उसको देख के भी आप लोगों को गुस्सा आना चाहिए। अब ये क्यों आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप एक जातिवाद एक धर्म के आधार पर देखते हैं तो गुस्सा आना चाहिए, जाहिर सी बात है। ये हमेशा कभी भी शासक की गलती नहीं होती, इसमें शासक की गलती नहीं होती है, परिस्थिति और समय को देखना पड़ता है। तो वर्तमान समय के हालात कैसे है, अभी अगर बात करें तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मुस्लिम धर्म को बुरा लग रहा होगा। जब इसके समय में इसने ये किया तो हिंदुओं को बुरा लग रहा है, आज भी हिंदुओं को बुरा लगता है। तो आने वाले समय में जब मुस्लिम पीढ़ी इस इतिहास को पढ़ेगी जो वर्तमान समय का है, तो उनको हमेशा के लिए बुरा लगेगा। तो ये आज से नहीं, ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है, लेकिन प्राचीन समय से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास से ये चीजें चलती आ रही है। जो जातिवाद और ये भेदभाव जो है धर्म के लेकर, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्रिएट किए गए थे। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो इन्होंने गलती की उसका भुगतान आज इनकी पीढ़ी को करना पड़ रहा है, और जो आज हम गलती करेंगे आने वाले समय में शायद अपन को करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये अलग बात है, बाकी लोगों की कहानियां हैं। इसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, उन पर ध्यान देते हैं। 5 नहरों का निर्माण करवाया इसने। कितनी नहरों का? 5 निर्माणों का, 5 नहरों को, तथा 1200 बाग लगवाए। कितने? 1200 बाग लगवाए थे इसने। 1200 बाग लगवाए, 1200 बाग लगवाए, तथा 300 नए नगर बसाए, तथा 300 नए नगर बसाया। क्योंकि शासन तो काफी लंबे समय तक किया इसने, इसलिए कर भी 4 लेता था, जनता को भी प्रॉब्लम नहीं थी, पैसा भी अच्छा वसूलता था। ठीक है, ये यानी कि छोटे मोटे जो कर लगाए जाते हैं उनसे तो अच्छा है ना कि बड़े बड़े कर वसूले जाए। तो 4 ही कर वसूल करता था। जनता के दिल में भी राज कर लिया कि सरकार ने आते ही 24 कर हटा दिए, तो जनता भी खुश और ये भी खुश, इधर विकास भी करवाया इसने। तो 300 नए नगर बनवाए और 1200 बाग लगवाए, 5 नहरों का निर्माण करवाया। अब देखो इसकी कहानी क्या है। अब ये मंदिरों को क्यों लूटा? क्योंकि मंदिरों के अंदर धन था और वो इसको चाहिए था। अब जब मंदिरों का धन इसको ऐसे नहीं मिला तो इसने क्या कर दिया, उनको नष्टी करवा दिया कि इनको खत्म करो मंदिरों को। इसका कारण एक और रहा था, क्योंकि मुगल बार बार भारत पर आक्रमण इसलिए ही कर रहे थे। इससे पहले भी एक शासक था जिसने, मैं प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ाया था कि वो बार बार भारत आता था और धन लूट कर चला जाता था, वो भी मंदिरों में से। तो हिंदू मंदिरों की विशेषता रही है और आज भी है, और इसको बदला जाना चाहिए। आप मस्जिद में जाइए, कभी आपको एक पर्दे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, एक अगरबत्ती का पैकेट भी नहीं मिलेगा आपको। और हिंदू मंदिर में घुस जाइए आपको लाखों करोड़ों रुपए का धन मिल जाएगा वहां पे। तो हम क्या करते हैं कि पत्थर की मूर्ति पर विश्वास करते हैं, हम अपनी आत्मा से सम्मान करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, हमारे घर से ज्यादा सुरक्षित जगह मंदिर को मानते हैं, इसलिए हम सब चीज उनको भेंट कर देते हैं, उनको सब चीज रख देते हैं। लेकिन जिस दुश्मन की नजर उन पे होती है तो वो तो ले लेता है।
अब इसकी नजर थी मंदिरों पे, इसको पता था धन कहां पे मिलेगा, तो ज्वालामुखी मंदिर से जो इन्होंने धन लूटा उसका कहां पे इसने यूज किया उसके बारे में लिखो। हिसाब तो दिया ना इसने, कम से कम लिखो, ज्वालामुखी मंदिर से लूटा हुआ धन तथा ज्वालामुखी मंदिर से लूटा गया धन तथा ग्रंथों का इसने पारसी में अनुवाद करा दिया। इसने क्या कर दिया बेटा, पारसी में अनुवाद करा दिया कि ऐसा हिंदू मंदिर, ये ज्वालामुखी मंदिर में ऐसा है क्या कि ये पूरे हिंदू यहां पर लगे रहते हैं हमेशा, तो उसका इन्होंने क्या कर दिया, पारसी में अनुवाद करवा दिया ताकि वो लोग भी पढ़े। और उनका नाम क्या रखा इसने बेटा, दलाइत फिरोज शाह के नाम से पारसी में इन्होंने अनुवाद करवा दिया। दलाइत फिरोज शाह के नाम से पारसी में अनुवादित करवा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने सीसागन नामक सिक्के चलाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने सीसागन नामक सिक्के चलवाए थे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। एक इंपॉर्टेंट बात लिखो इसके बारे में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में कल्याणकारी निरंकुश शासक के नाम से भी इसको जाना जाता है। कल्याणकारी निरंकुश शासक, मध्यकालीन भारत के इतिहास में कल्याणकारी निरंकुश शासक के नाम से इसको संबोधित किया गया है और इसको जाना जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कल्याणकारी निरंकुश शासक के नाम से भी इसको जाना जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। इसके अलावा कोई नहीं, यही है मध्यकालीन भारत का इतिहास का ऐसा शासक जो कि कल्याणकारी है, निरंकुश शासक था, तो इसके बारे में कहा गया है, लिखेगा। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद, और नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु 1412 ईस्वी में हुई। नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु 1412 में हुई। 1412 में हुई। 1412 में हुई। एक बात और लिख लेना, नासिरुद्दीन मोहम्मद को खिज्र खां ने अपने पुत्र के बराबर मानता था और अपने पुत्र की उपाधि दी थी। अपने पुत्र के बराबर मानता था, पुत्र के बराबर मानता था, और सुल्तान की उपाधि भी इसको दी थी उसने। और फिर सुल्तान की उपाधि देकर कत्ल कर दिया और फिर खिजरों का खुद शासक बनी गए। खिजरों का शासक बनने के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो लिखिएगा अगला, सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। टॉपिक डाल लो, आज की क्लास में स्टॉप करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे। तो देखो, कहानी थी फिरोज शाह तुगलक की। 1351 में शासक बना, हिंदू मंदिरों को तुड़वाया और उसके बाद में अच्छे काम भी करवाए। 24 कष्ट था, करों को हटा दिया, 4 कर मात्र लेता था, और 5 नहरों का निर्माण करवाया, 1200 बाग लगवाए, 300 नगर बसाया। काम तो बहुत बड़े बड़े किए। और ज्वालामुखी मंदिर में जो ग्रंथ मिले थे उनका पारसी में अनुवाद करवा दिया। ये कहानी इसकी रही है। और सीसागन नामक सिक्के इसने प्रारंभ करिए और उसके बाद में 1388 में इसकी मृत्यु हो गई।
कल्याणकारी, मध्यकालीन भारत के इतिहास में कल्याणकारी निरंकुश शासक के नाम से इसको जाना जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसको खिजरो खां अपने पुत्र के बराबर मानता है और पुत्र के साथ में विश्वासघात करके 1412 में उसको निपटा देता है और 1414 में खुद शासक बन जाता है दिल्ली का। अब देखिएगा कहानी यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के बाद में कोई मोटा शासक का नाम नहीं आया, केवल नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में मैंने आपको बताया। वो इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये अंतिम शासक था। इसके बाद में हुआ ये था क्योंकि कहीं जो शासक दे रहा जहां जहां पर, इसलिए शासक